आज मैं आपको 3 बड़ी जानकारियाँ दूँगा। 3 बड़ी जानकारी मैं इसलिए दूँगा क्योंकि हमारे देश का जो माहौल है उसमें ये जानकारी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली जानकारी यह है कि पेट्रोल, डीज़ल की कीमतें तो आसमान छू ही रही हैं, साथ-साथ में सीएनजी भी पीछे-पीछे दौड़ लगा रही है। और रसोई गैस के तो क्या कहने कि जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ है, तो रसोई गैस भी अब हवा में गोते लगाने लगी है। और आने वाले समय में मोदी जी का एक पुराना भाषण याद आ गया, जब उन्होंने 2014 से पहले कहा था कि अगर वोट डालने जाओ तो सिलेंडर को नमस्ते करके जाना, क्योंकि आने वाले समय में इसको भरा नहीं पाएंगे। वो एक अलग बात है कि अब उन्हीं की सत्ता में उसको भराना भारी पड़ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं जो चीज़ें जनता के लिए हो रही हैं, मैं यहाँ पर विपक्ष के बारे में ये नहीं कहूँगा कि विपक्ष अगर महँगाई को लेके मुद्दे उठा रहा है, तो वो सभी जगह सही है। मैं इसमें एक चीज़ ये भी कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं देश के लिए, जो कि शायद विपक्ष भी अगर सरकार में होता तो हो सकता था महँगाई इतनी ही होती, या हो सकता है इससे भी ज़्यादा होती, या हो सकता है बिल्कुल भी ना होती। लेकिन जो माहौल है और जनता जिस तरह से आज महंगाई की सपोर्टर बन चुकी है, मैं कई इंडिविजुअली पेट्रोल पंपों पर जाता हूँ और वहाँ जब मैं जनता से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भाई, पूछता हूँ जब उनके हाल, तो कि क्या चल रहा है, तो उनका कहना एक ही है कि महंगाई हमारे लिए मुद्दा नहीं है, राष्ट्र हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो जाहिर-सी बात है, अगर जनता इस ओर सोच रही है तो बहुत बड़ी बात है। हो सकता है कि आने वाले समय में 15 मतलब 5 साल और मोदी जी ये देश की सत्ता में रहें, तो क्या आने वाले 5 साल में हमें पेट्रोल, डीज़ल कमोबेश ₹200 लीटर से ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी? क्योंकि सपोर्टर जिस तरह से कह रहे हैं उसको देख के तो ऐसा ही लगता है। तो हम भी सोच रहे हैं कि अब कुछ दिन के बाद, जैसा कि सेहत अगर अच्छी रखनी है तो साइकिल से आया जाया करें, तो सोच रहे हैं कि साइकिल ले लें और रिपोर्टिंग अब साइकिल पे किया करें। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज जैसे ही मैं सुबह मंडी गया तो मंडी में मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि जो नींबू था वो ₹300 से लेके ₹350 केजी बिक रहा था। हालाँकि नींबू कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मौका ऐसा था कि गर्मी ज़्यादा है। और जब पूछा कि भाई नींबू इतना महँगा, क्योंकि पूरी मैं मतलब अपनी लाइफ में जब मंडी में बहुत बार गया हूँ, घर के सामान लेने मंडी जाता हूँ, लेकिन पर्सनली जब नींबू का रेट पूछा तो मतलब वहाँ पर मुझे अचंभित होना था कि नींबू अगर इतना महँगा हो गया है तो वाक़ई में फिर हमारे देश में राष्ट्रहित की बातें करना ज़रूरी हो गया है, महँगाई पर बातें करना बेकार है। तो ये 2 बड़ी खबरें हैं कि नींबू भी अब एक खबर बन गया है, क्योंकि वो ₹300 से ज़्यादा, मतलब ₹300 किलो से ज़्यादा अब वो बिकने लगा है। तो कहीं न कहीं रसोई पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भारी पड़ने वाली हैं। अब बहुत से कहेंगे भाई नींबू की खाने बनाने में क्या ज़रूरत है? हाँ, ज़ाहिर-सी बात है, नींबू की इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज़ ₹340 ₹50 किलो अगर बिक रही है, तो ज़रूरत कहीं तो होगी ना, खरीदने वाले कहीं तो होंगे जो इतनी महँगी भी अगर उसको खरीदेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अब उस पे सरकार ने क्या टैक्स लगा रखा है, ये मेरी भी समझ से बाहर है। हालाँकि जो उन्होंने तर्क दिए नींबू बेचने वालों ने, वो कुछ अलग ही थे। किसी ने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन महँगा है, नींबू की खेती कम हो रही है, फसल के हिसाब से उनको मतलब नहीं मिल पा रहे हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने पूछा 2-3 किसानों से, सरसों का तेल आजकल काफ़ी महँगा है, तो भाई सरसों भी बहुत अच्छे रेटों में बिक रही होगी उनकी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया तो मेरे वहाँ पर भी सोच का विषय था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि 4000 से लेके मतलब ₹4500 तक का भाव उनको मिल रहा है। तो कैलकुलेशन लगाई जाए तो खुदरा में सरसों करीब 60 से ₹65, मतलब कच्ची सरसों मिल रही है जो तेल के लिए होती है। लेकिन किसानों की वो सरसों वो 4000 से 4500 तक जा रही है। तो कहीं न कहीं किसान वहाँ भी ठगा ही जा रहा है, क्योंकि कहाँ ₹200 लीटर और कहाँ ₹45,
40 रुपये किलो अगर किसान को भाव मिल रहे हैं, वो हो जाएगी धीरे धीरे, किसान की इनकम भी डबल हो जाएगी। थोड़ा सा सब्र और कर लेते हैं, ये साल तो कर ही लेते हैं, एटलीस्ट 2023 में भी होने लगे। उसके बाद जैसा कि अब क्योंकि 3-4 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं इसी साल, हिमाचल प्रदेश और गुजरात और कर्नाटक, ये 3-4 जिलों में एक साथ चुनाव है, और साथ ही साथ एमसीडी के चुनाव है, नगर निगम के निकाय चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी है, दिल्ली में भी होने वाले हैं, क्योंकि आज राज्यसभा में बिल पास हो गया है और तीनों निगम एक ही जगह काम करेंगे। यानी अब दिल्ली का मेयर भी, सोचने वाली बात यह है कि दिल्ली का मेयर भी अरविंद केजरीवाल के जितनी पावर रखेगा, क्योंकि पूरी दिल्ली का एक ही मेयर होगा, तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी। तो दिल्ली का मेयर और केजरीवाल, क्योंकि आने वाले समय में टकराव देखने के लिए मिल सकते हैं अगर वो मेयर बीजेपी से आया तो के मेयर कहेंगे केजरीवाल हमें तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, दिल्ली सरकार हमें तनख्वाह नहीं दे रही, ताकि हम जो है वर्करों को तनख्वाह बांट सकें, कर्मचारियों को, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी ने आज हिमाचल प्रदेश में अपना दमखम दिखाया और वहाँ पर बहुत बड़ी रैली निकाली, माफ़ कीजिएगा, रोड शो निकाला, और रोड शो में जो है आपके पंजाब के मुख्यमंत्री और अरविंद केजरीवाल दोनों ने मिलकर रोड शो निकाला, और बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। पता नहीं वो पब्लिक वोट में बदलेगी या नहीं बदलेगी, ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से आज पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सत्ता प्राप्त की है, उससे कॉन्फिडेंस तो उनका थोड़ा बढ़ गया है पहले के मुकाबले। आने वाले समय में उनके राज्यसभा सांसद भी बढ़ेंगे, क्योंकि अब उनके पास सीटें ज़्यादा हो गई हैं, तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा उनको मिलेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात है जो देखने के लिए मिल रही है, वो उठापटक मिल रही है देखने के लिए आजकल महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो उठापटक देखने के लिए मिल रही है, वो बीजेपी और शिवसेना के बीच में मिल रही है ज़्यादातर, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी इसमें कहीं भी रोल में नहीं दिख रहे। थोड़े बहुत शरद पवार के स्टेटमेंट आते रहते हैं, लेकिन जिस तरह से नवाब मलिक के ऊपर कार्रवाई हुई है, उसको देखते हुए नहीं लगता कि कांग्रेस कुछ भी कह रही है। कांग्रेस का ये रवैया मुझे भी समझ में नहीं आता, और मुझे क्या देश के आज किसी भी मतलब उनके कार्यकर्ताओं को या फिर वोटरों को ही समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस शायद अपना पतन खुद ही करवाना चाह रही है, क्योंकि कांग्रेस ने आजकल किसी भी मुद्दे पे सही से बोलना बंद कर दिया है। उनको लगता था कि यूपी चुनाव, जिसमें उनका ज़मीनी स्तर पर वोट बैंक तो था नहीं, और ना ही ज़मीनी स्तर पर इतने बड़े उनके कार्यकर्ता एक्टिव थे, और जिस तरह से वो चुनाव लड़ रहे थे, साफ लग रहा था वो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए और समाजवादी को जिताने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी दाव उल्टा पड़ा उनका। तो कहीं ना कहीं जो लग रहा है देखने में, वो लग रहा है कि आने वाले 5 साल में मुझे लगता है कि कांग्रेस, बीएसपी, ये दो पार्टी पूरी तरह से देश से सफा हो जाएंगी, क्योंकि बीएसपी के पास मात्र 1 सीट बची है, और राजस्थान की उनकी सीटें सारी की सारी ऑलरेडी कांग्रेस में जा ही चुकी हैं। तो अब आने वाले समय में वो राजस्थान में क्या हलचल पैदा करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से यूपी में शांत रह के मायावती ने अपना नुकसान किया है, मुझे नहीं लगता अब आने वाले सालों में मायावती अपना वो मुकाम हासिल कर पाएंगी सत्ता में, क्योंकि उनका अपना वोटर भी उनसे 10 से 15% छिटक चुका है। ये चुनाव में हमें देखने के लिए मिल गया है। और अब केंद्र में क्या होगा, ये आने वाले समय में बहुत देखने के लिए मिलेगा, कि केंद्र में भी मुझे नहीं लगता बीजेपी को कहीं ना कहीं सपोर्ट देती हुई दिखाई देगी बसपा, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि हमारा वजूद तो फिर भी नहीं है, तो क्यों ना बीजेपी को ही सपोर्ट किया जाए। तो अगर बीजेपी को वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनका वोटर अगर टूट के बीजेपी को जा रहा है, तो आने के बाद आप एक फर्रा लेकर आके अगर मीडिया के सामने पढ़ रहे हो और ये दिखा रहे हो कि मुसलमान और एससी वोट अगर एक साथ मिलेगा और वो आपको सत्ता में बिठा देंगे, तो मुस्लिम ही आपको सत्ता क्यों दे, मुस्लिम की आप इतनी बड़ी ठेकेदार कब से हो गई, ये सोचने वाली बात है। तो भूल जाइए कि मायावती भी आने वाले समय में सत्ता पर काबिज हो पाएंगी। तो अब मैं इतनी सारी जानकारी आपको क्यों दे रहा हूँ कि 6 राज्यों में करीब चुनाव होने वाले हैं आने वाले 1 साल के अंदर। तो 6 राज्यों में हिमाचल प्रदेश आपका, उसके बाद आपके कर्नाटक, गुजरात
आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 6 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। और राजस्थान हम सोच सकते हैं कि गहलोत का अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, तो हो सकता है कि बाजी मार जाए। लेकिन बाकी राज्यों में हमें नहीं लगता कि बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि विपक्ष सो चुका है और महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है और महंगाई की सपोर्टर जनता, अगर वो भी किसी तरह के आंदोलन को नहीं अप्रोच कर रही है या नहीं देख रही है कि ठीक है देश हित में महंगाई ज़रूरी है, तो अच्छी बात है, महंगाई ज़रूरी है, तो ये 5 राज्य भी आसानी से बीजेपी अपनी ओर कर लेगी और फिर से एक बार इन 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार देखने के लिए मिल सकती है। और जो माहौल देश का बना हुआ है उसको देखते हुए लगता है कि अभी आने वाले 7 साल और बीजेपी, मतलब 7 साल तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2029 के चुनाव में क्या होगा, अभी तो पहले 2024 का चुनाव है, उस वक्त की कहानी क्या होगी वो देखा जाएगा, 2027 में क्या होगा। लेकिन 2027 तक तो ऑलरेडी बीजेपी यूपी में आ गई, लेकिन 2024 भी नहीं लग रहा कि उनको कोई टक्कर देने वाला है मौजूदा माहौल में। तो 2024 भी आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे, भले ही देश में कितनी भी महंगाई हो, कोई भी मुद्दा हो, सारे मुद्दे, क्योंकि विपक्ष जनता को नहीं दिखाई दे रहा है जनता के अकॉर्डिंग, तो इसलिए जनता इसलिए उनको सपोर्ट नहीं कर रही है विपक्ष को। अब क्यों नहीं सपोर्ट कर रही है वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि बीजेपी की जितनी ताकतवर कोई पार्टी है ही नहीं। तो अगर ताकतवर कोई पार्टी नहीं है तो ठीक है, वोट का हक भी उसी का ही है, और वोट का हक अगर उसी का ही है तो डेफिनेटली हमें उसी पार्टी के बारे में सोचना है, और जाहिर सी बात है हम सभी को सोचना है, क्योंकि जब विपक्ष किसी तरह से मजबूत है ही नहीं तो फिर सपोर्ट किसको करेंगे, सपोर्ट उसी को करेंगे जिसकी सत्ता बनी हुई है और जो सत्ता में अच्छे स्तर पे काम कर रहा है। तो सत्ता में अच्छे स्तर पे कौन काम कर रहा है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब सब जगह बीजेपी का ही शासन अच्छे से चल रहा है तो क्यों नहीं बीजेपी को ही सपोर्ट किया जाए। तो डेफिनेटली मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ, और आप जो सुनना चाह रहे हैं तो छोड़ दीजिए आप के कल को ये कहें कि भाई ये छोटी मीडिया भी अब गोदी मीडिया हो गया है, क्योंकि छोटी मीडिया का भी दिखाकर कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। समझने वाले लोग समझेंगे या नहीं समझेंगे वो उनके हाथ में है, लेकिन फ़िलहाल ये है कि आने वाले 2024 के चुनाव तक जितने भी चुनाव होने हैं उन सभी चुनावों में बीजेपी सभी को हराने वाली है, ये कंफर्म है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप मेरी जानकारी से संतुष्ट होंगे। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा, माफ़ कीजिएगा। तो दी हुई जानकारी से अगर संतुष्ट हैं तो भाई इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नई जानकारी के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।